हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बायो लर्निंग हब। हम लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को शुरू कर लिया था। उसके अंदर हम लोगों ने सेल थ्योरी तक भी कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो के अंदर ही। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सेल के बारे में कि सेल के अंदर होता क्या है। मेनली ओवरव्यू ऑफ सेल वो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, सेल अगर आप एक सिंपल सेल लो या वो एनिमल सेल हो सकता है फिर प्लांट सेल हो सकता है, उसमें एक डिफरेंस होगा कि एनिमल सेल के अंदर बच्चों आपको सिर्फ सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा और प्लांट सेल के अंदर आपको सेल वॉल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक प्लांट सेल लिया है, ठीक है, जिसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन भी है एंड एक सेल वॉल भी है। ठीक है, तो जब आप एक सेल का डायग्राम बनाओगे तो आपको मेनली सेल मेम्ब्रेन दिखेगा अगर एनिमल सेल है, अगर प्लांट सेल है तो आपको सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी दिखेगी। और एक बात, अगर आपको किसी प्लांट सेल के बारे में पढ़ना है या फिर आपको सिर्फ जानना है कि प्लांट सेल के अंदर होता क्या है, एक प्लांट सेल किस तरीके से दिखता है, तो आप ऑनियन पिन, जो ऑनियन होता है ना, उसका एक छिलका अगर निकाल कर अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा प्लांट सेल के बारे में। एंड उसी तरीके से अगर आपको एनिमल सेल के बारे में कुछ देखना है, कुछ जानकारी निकालना है, तो आप चीक सेल मतलब ये अपना गाल का जो सेल होता है ना, ह्यूमन सेल, अगर आप उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तभी भी आपको अच्छे से समझ में आएगा एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, ये है बच्चा अपना सेल, जहाँ मैंने बनाया यहाँ पर एक प्लांट सेल है क्योंकि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन भी है और यहाँ ये जो है सेल वॉल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक प्लांट सेल लिया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, जब आप एक सेल को देखोगे तो आपको फर्स्ट क्या याद आएगा, आपको याद आएगा न्यूक्लियस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक न्यूक्लियस बनाया है और ये जो न्यूक्लियस है बच्चों, ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब क्या, मतलब बच्चों यहाँ पर जो न्यूक्लियस है ये दो न्यूक्लियर एनवलप से कवर्ड है। ठीक है, दो न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट है इस न्यूक्लियस के पास। इस तरीके के न्यूक्लियस को बोला जाएगा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, हम सबको पता है, अगर नहीं भी पता तो याद रख लेना कि न्यूक्लियस के अंदर बच्चों क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, क्रोमोसोम्स होंगे। क्रोमोसोम के अंदर हमें धागे लाइक स्ट्रक्चर डीएनए पैक्ड हुए हुए मिलेंगे। मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए के लिए पैक्ड है बच्चों। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद बच्चों न्यूक्लियस को छोड़ने के बाद यहाँ पर जो भी ये स्पेस बचा है ना, इस स्पेस को बोला जाएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटो मींस सेल, प्लाज्मा मींस लिक्विड टाइप। ठीक है, प्लाज्मा मींस लिक्विड टाइप। ठीक है, सेल का जो पानी है उसे क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म बुलाएंगे। मैंने बोला सेल का पानी क्या फुल लिक्विड फॉर्म में होगा, नहीं बच्चों, ये सेमी फ्लूइड है। क्यों सेमी फ्लूइड, हम क्यों फुल ये नहीं बोल रहे कि ये फुल लिक्विड है, क्योंकि बच्चों इस साइटोप्लाज्म के अंदर सिर्फ पानी नहीं है, इसके साथ हमें ऑर्गेनेल्स भी देखने को मिलेंगे। लाइक यहाँ पर शायद माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर ये है एक यूकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट हो सकता है ना, लाइसोसोम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है, इसके वजह से इसे बोला जाएगा सेमी फ्लूइड। क्यों, पूरा पानी नहीं है, उसके अंदर कुछ मटेरियल्स भी है। ठीक है, इसकी वजह से उसे बोलेंगे सेमी फ्लूइड। ठीक है, सेमी फ्लूइड जो है अपना साइटोप्लाज्म बच्चों, ये ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ये जो सेल है ना, इसके अंदर अपना एक वॉल्यूम बना के बैठा है। ठीक है, उसके बाद बच्चों यही ये जो साइटोप्लाज्म है ना, यही एक मेन एरिया है फॉर सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस हर सेल के अंदर होगा, प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर, दोनों सेल के अंदर होंगे। ठीक है, और जो ये साइटोप्लाज्म है दोनों के अंदर जो प्रेजेंट है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, यही साइटोप्लाज्म इसी प्लेस के अंदर, इसी सेमी फ्लूइड के अंदर ही हमारे जो भी सेलुलर एक्टिविटीज है, जो हमें जरूरत है अपने लाइफ को लीड करने के लिए, वो सारे मेन सेलुलर एक्टिविटीज जो होंगे बच्चों को इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे। ठीक है,
तो इसीलिए साइटोप्लाज्म को एनसीईआरटी में ये भी मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई सेल लिविंग स्टेट में रहना चाहे तो उसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर सेलुलर एक्टिविटी करेक्ट वे में होना जरूरी होता है। ठीक है, तो सेलुलर एक्टिविटी कहाँ पर होंगी? अपने साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा। ठीक है, मैंने ये तो बता दिया आपको कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स एक्सेट्रा ऑर्गेनेल्स क्या होंगे? प्रेजेंट हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि सेल किस टाइप का है, यूकैरियोटिक सेल है या फिर प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, उसके हिसाब से इनमें से कौन सा ऑर्गेनल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे इस साइटोप्लाज्म के अंदर, वो हम जान सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, पर एक ऑर्गेनल है बच्चों जो हर सेल के अंदर होगा, वो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो या फिर प्रोकैरियोटिक सेल हो, वो दोनों सेल के अंदर होगा, वो है अपना राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम बच्चों एक नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है। ठीक है, इसकी वजह से दोनों सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, यूकैरियोट्स में क्या है और प्रोकैरियोट्स में किस टाइप का सेल प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, क्यों हम लोग इन दोनों को डिफरेंट वे में पढ़ते हैं वो समझो। ठीक है बच्चों, जो यूकैरियोट्स होंगे उनके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब क्या? वो जो न्यूक्लियस होगा बच्चों वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मतलब उस न्यूक्लियस के पास हमें दो एनवलप देखने को मिलेंगे। ठीक है, दो मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगे, इसी वजह से इसको मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, मतलब एक सच्चा न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ बच्चों प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा, मतलब जो न्यूक्लियस होगा उसके पास कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा प्रोकैरियोट्स के पास। प्रो मतलब बहुत प्रिमिटिव है, अभी इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन है ही नहीं न्यूक्लियस के पास। ठीक है, मतलब जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही मतलब गिरा हुआ है। ठीक है, वो कवर नहीं है किसी एनवलप के मदद से। ठीक है, सो ये होगा प्रोकैरियोट्स के अंदर, इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस नहीं है, सिर्फ है पर सच्चा न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, पर इन यूकैरियोट्स हमें एक डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, एक मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड बच्चों और एक डिफरेंस भी है, वो कि यूकैरियोट्स के अंदर बच्चों मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस के साथ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, पर बच्चों जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर सिर्फ नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स ही प्रेजेंट हो सकते हैं, नॉन मेम्ब्रेन के अलावा मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स यहाँ पर प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। सीधी सी बात है बच्चों, न्यूक्लियस इतना प्रिमिटिव है, उसके पास ही अभी हमें कोई एनवलप, कोई मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिल रहा है, तो जो बच्चे ऑर्गेनल्स होंगे उनके पास हमें कैसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो भी नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स ही होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ राइबोसोम्स के बारे में, है ना। राइबोसोम जो है बच्चों एक नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है। नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है तो ये दोनों में हो सकते हैं ना। मैंने बोला आपको यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे और उसी के साथ साथ नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, पर इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स हमें सिर्फ और सिर्फ नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स ही चाहिए। ठीक है, तो जो राइबोसोम है ये एक नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होगा एंड ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बता रहे हैं ये लोग कि नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल जो है वो सारे सेल के अंदर मौजूद है, इट प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम भी एक नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है। ठीक है, बट बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये याद रखना कि सेंट्रोसोम है नॉन मेम्ब्रेन, हो सकता है यूकैरियोटिक में हो, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हो, दोनों सेल में भी ये हो
सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर हमें जो है सेंट्रोसोम देखने को मिलेगा, ठीक है। यूकैरियोटिक मतलब क्या, जिसके पास एक डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उसको बोलेंगे हम लोग यूकैरियोटिक। एंड जो प्रोकैरियोटिक मतलब इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मतलब उसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, सेल एनवलप प्रेजेंट मतलब इसके पास न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग आते हैं कि राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, एक नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है, तो ये दोनों में प्रेजेंट हो सकता है, यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में, है ना। उसके बाद सेंट्रोसोम, ये भी एक नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है, पर सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। क्लियर बच्चों? समझो कि हमारे बॉडी में बहुत टाइप के सेल्स मौजूद है, ठीक है। हर एक सेल दिखने में अलग है, उसका जो साइज है वो भी अलग है, एंड उनके अंदर जो काम होता है वो भी डिफरेंट है, मतलब उसके अंदर जो एक्टिविटीज होता है वो भी डिफरेंट है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है वो एक ही साइज में है, एक ही शेप में है, या फिर एक ही तरह की एक्टिविटीज करते हैं, नहीं। हर एक सेल अपने हिसाब से, अपने एक्टिविटीज के हिसाब से शेप है, उसके पास अपना साइज है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो कितना है, या फिर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसका साइज कितना है, वायरसेस का साइज कितना है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट यहाँ पर याद रखो माइकोप्लाज्म, ठीक है। माइकोप्लाज्म बच्चों ये बहुत ही छोटा स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल, देन द आंसर इज माइकोप्लाज्मा, ठीक है। एंड बच्चों सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ है, इतना छोटा है वो, ठीक है। तो विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, दैट इज माइकोप्लाज्मा, ठीक है। टीपीएलओ इसका जो साइज है बच्चों वो है 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। 0.1 माइक्रोमीटर इन साइज होगा। ये डाटा, ये जो नंबर्स है इसे आपको याद रखना होगा एग्जाम में, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, या फिर आपको असर्शन रीजन में पूछ ले, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ ले, ठीक है। तो इसे याद रखो, स्टार मार्क कर लो, इन सारे नंबर्स को आपको याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल्स। बैक्टीरिया के अंदर बच्चों दो टाइप के डाटा गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, बच्चे इसमें कंफ्यूज कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट है 3 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ होगा, एंड सेकंड 1 to 2 माइक्रोमीटर इन साइज होगा। बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं कि यार दो नंबर दिया हुआ है, एक तो ये 3 to 5 माइक्रोमीटर एंड दूसरा ये, पर बच्चों यहाँ पर गेम है लेंथ एंड साइज का, ठीक है। जो लेंथ होगा 3 to 5 माइक्रोमीटर, लेंथ पूछागा, तो अगर उसने पूछा साइज तो होगा 1 to 2 माइक्रोमीटर। अगर आप देखो यार लाइक ये है, इसका लेंथ इतना है, अगर मैं साइज पूछूं तो ये कम हो जाएगा ना, है ना। तो लेंथ ऑफकोर्स ज्यादा रहेगा, साइज इससे कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। ओवल शेप्ड में रहता है, ठीक है। इनका जो साइज है वो 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है, ठीक है। अगर रेडियस पूछ ले तो इसका हाफ कर दो 3.5 माइक्रोमीटर। तो ये याद रखना कि लास्ट में क्या मेंशन किया हुआ है, ओके, डायमीटर है ना। जो रेड ब्लड सेल का जो डायमीटर होगा वो 7.5 माइक्रोमीटर होगा, सॉरी 7.0 माइक्रोमीटर होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है बच्चों वो है 10 to 20 माइक्रोमीटर। 10 to 20 माइक्रोमीटर इन साइज होंगे अपने यूकैरियोटिक सेल्स। उसके बाद आएंगे वायरसेस। वायरसेस जो है उनका जो साइज है वो है 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब जो अपना स्मॉलेस्ट सेल था वो था माइकोप्लाज्म, एंड जो लार्जेस्ट सेल है वो है अपना ऑस्ट्रिच का एग, ठीक है। वो क्या होगा अपना लार्जेस्ट सेल
होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको व्हाइट ब्लड सेल दिया हुआ है जिसका शेप होगा एमीबॉट शेप, एंड आपका नर्व सेल विच इज द लॉन्गेस्ट सेल। उसके बाद आपके कॉल्यूमिनर सेल्स भी दिए हुए हैं जहां पर बेस नीचे के साइड चिपका होता है। ठीक है, उस सेल्स के बारे में आपको मैं एनसीईआरटी से पढ़ा दूंगी, उनके शेप के बारे में। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। और इन डाटा को याद रख लेना, इन नंबर्स को याद रख लेना, एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हालांकि हम नहीं कर बोल सकते बनेगा नहीं बनेगा, बट चांसेस ज्यादा है बनने के, तो याद रख लेना। ठीक है, चलो इसे एनसीईआरटी से भी एक बार कवर कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक प्लांट सेल के ऊपर स्टडी करना है तो आपको ऑनियन पील लेना होगा, एंड आपको एनिमल सेल के ऊपर स्टडी करना है तो आप एक ह्यूमन का चिक सेल लेके कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अगर आपने एक ऑनियन सेल को लिया फिर उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक सेल वॉल देखने को मिलेगी, एंड उसके अंदर और एक मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन। मतलब जो सेल वॉल होगा वो आउटर बाउंड्री होगी, आउटर लेयर होगी, उसके अंदर और एक लेयर प्रेजेंट है, क्या है वो, सेल मेम्ब्रेन। इन केस ऑफ कौन सा सेल, प्लांट सेल बच्चों। ठीक है, उसी तरह अगर आपने ह्यूमन चीक लिया या फिर आपने कोई भी एनिमल सेल लिया तो सिर्फ आपको उसके अंदर एक ही आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। ठीक है, वो कौन सा है, अपना सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन बाउंड क्यों, क्योंकि उसके अराउंड हमें दो मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगे। ठीक है, दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। इस डेंस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे, क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस क्रोमोसोम के अंदर बच्चों हमें धागे लाइक क्या देखने को मिलेंगे, डीएनए देखने को मिलेंगे। मतलब जेनेटिक मटेरियल जो होगा इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या है, पैक्ड है। ठीक है, उसके बाद बच्चों सेल्स दैट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, वेरी सेल दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सेल के पास अगर मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस के पास अगर न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट है तो वो यूकैरियोटिक होंगे। किसके पास हमें डेंस मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा वो क्या होंगे, वो प्रोकैरियोटिक होंगे। ठीक है, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, उन दोनों सेल के पास भी एक कॉमन फैक्टर प्रेजेंट है, वो है अपना साइटोप्लाज्म। ठीक है, वो क्या है, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। ठीक है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जो सेल की वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल। वेरियस केमिकल रिएक्शन अक्यूर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि साइटोप्लाज्म जो है वो एक मेन एरिया है फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़। प्लांट हो या एनिमल सेल हो, इन दोनों सेल में भी जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं रिलेटेड हमारे बॉडी को काम करवाने के लिए, वो सारे काम अपने सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। ठीक है, एंड यही है जो सेल को लिविंग स्टेट में बना के रखता है। ठीक है, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होंगे वही एक सेल को लिविंग स्टेट में रखेगा। ठीक है, beside the nucleus the eukaryotic cells have other membrane bound distinct structure called organelles like endoplasmic reticulum, the Golgi complex, lysosomes, mitochondria, micropodies, vacuoles। ठीक है, ये सारे क्या है बच्चों, ये सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही देखने को मिलेगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मैंने बोला आपको जो न्यूक्लियर है वो कवर्ड नहीं है, वो मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, तो हम उसे ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं बोल सकते। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसे हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर उनके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस ही नहीं है तो मेम्ब्रेन बॉन्ड जो ऑर्गेनल्स हैं जो यहाँ पर ऊपर मेंशन किए हुए हैं ये सारे भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं मिलेंगे। ठीक है, पर बच्चों जो राइबोसोम है, राइबोसोम जो है
ये एक नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है। इसके वजह से नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल रहने के वजह से ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाएगा और यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाएगा। राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम का काम क्या है कि वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, दोनों को प्रोटीन का नीड है। तो प्रोटीन का जो फैक्ट्री है राइबोसोम, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल रहने की वजह से दोनों सेल के अंदर भी क्या होगा, हमें मिलेगा। मतलब राइबोसोम एक यूनिवर्सल ऑर्गेनल है, समझो, जो दोनों टाइप के सेल्स में भी हमें मिलता है, ठीक है। Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles, chloroplast in plants, mitochondria and on rough ER, ठीक है। ये जो राइबोसोम है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ हमें साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं मिलेगा, इसके साथ साथ हमें ये कहाँ कहाँ पर मिल सकता है, प्लांट्स में अगर क्लोरोप्लास्ट के पास भी राइबोसोम हो सकता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होंगे, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर इसके ऊपर अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो हम उसे कहेंगे रफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो 3 जगह साइटोप्लाज्म को छोड़कर भी अपना राइबोसोम रह सकता है। फर्स्ट वन क्लोरोप्लास्ट एंड सेकेंड वन माइटोकॉन्ड्रिया एंड थर्ड वन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके साथ साथ बच्चों और एक है जो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है, जो है अपना सेंट्रोसोम। बट बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर रह सकता है, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर हमें सेंट्रोसोम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जो सेल्स होंगे वो ग्रेटली डिफरेंट होंगे, उनके साइज़ में भी डिफरेंस देखने को मिलेंगे, हम लोग शेप में भी देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ उनके एक्टिविटीज़ में भी हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल अगर आप देखो तो अगर आप माइकोप्लाज्म देखोगे, माइकोप्लाज्मा ए जो है बच्चों ये स्मॉलेस्ट सेल है। अगर आपको क्वेश्चन बना विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, तो कौन सा होगा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और इसका जो लेंथ होगी वो होगी 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि किस ऑर्गेनिज्म का लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर है, मैच द फॉलोइंग में। एंड अगर वो आपको ये नंबर दे देगा और पूछ लेगा कि या यही स्मॉलेस्ट और सेल का साइज है या लेंथ है, पूछ लेगा, ठीक है। तो ये नंबर्स याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। उसके साथ अगर आप बैक्टीरिया के ऊपर आओगे, तो उसका जो साइज होगा वो 3 to 5 माइक्रोमीटर होगा, ठीक है। उसके साथ साथ बच्चों मैंने आपको पहले बताया कि माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल। अगर आपको लार्जेस्ट सेल पूछा किसने, तो वो होगा अपना एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। वो जो होगा एग सेल जो ऑस्ट्रिच का है वो सबसे बड़ा सेल है, ठीक है। ये याद रखना होगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये आपको याद रखना होगा। अमॉन्ग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। तो ये रेड ब्लड सेल का साइज दिया हुआ है डायमीटर के हिसाब से, तो इसे भी याद रख लेना। उसके साथ साथ बच्चों नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। यहाँ पर 3 मेंशन किया हुआ है। जो स्मॉलेस्ट सेल है वो माइकोप्लाज्मा, और सेकेंड जो लार्जेस्ट सेल है वो अपना ऑस्ट्रिच का एग सेल है। उसके बाद जो लॉन्गेस्ट सेल है वो होगा अपना नर्व सेल्स, ठीक है। सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, ये तो साइज के बारे में था, बस शेप्स में भी वो डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर शेप, ठीक है। इस टाइप के सेल्स भी हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। द शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। जो ये शेप चेंज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि बच्चों जिस टाइप का शेप एक सेल का होगा वो उस टाइप का एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा होगा, ठीक है। तो जो शेप ये बन रहे हैं वो उनके फंक्शंस के हिसाब से, सेल फंक्शन के हिसाब से फॉर्म होंगे, ठीक है। इन डायग्राम को अच्छे से एक बार देख लो, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं नीट एग्जाम में, ठीक है। बच्चों जो रेड ब्लड सेल का जो शेप होगा वो या तो राउंड होगा इस तरीके से या फिर बाइकॉनकेव होगा इस तरीके से, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स
वाइट ब्लड सेल का जो शेप होगा बच्चों वो अमीबॉइड शेप होगा, ठीक है। वाइट ब्लड सेल क्या कर रहे हैं, वो एज अ हमें बचाने के लिए एज अ सोल्जर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल को कभी भी कोई भी अगर हमें हमारे बॉडी पे कोई भी अटैक हुआ तो उन्हें जल्दी से जल्दी वहाँ पर आना होगा। तो ये अमीबॉइड जैसे होते हैं कि कहाँ पर भी जल्दी से आ जा सकते हैं, ठीक है। तो इनका शेप क्या होगा, अमीबॉइड शेप होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग कॉलीमुलर एपिथेलियम सेल्स के बारे में देखेंगे तो वो हमें लॉन्ग एंड नैरो देखने को मिलेंगे, ठीक है। लॉन्ग एंड नैरो देखने को मिलेंगे। एंड आगे के चैप्टर पे आप पढ़ोगे कि उनका जो सेल के पास जो न्यूक्लियस होता है ना वो यहाँ पर बेस के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब बात करें नर्व सेल की, तो नर्व सेल के बारे में बताया कि नर्व सेल जो है ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स है हमारे पास, ठीक है। एंड ये किस टाइप के दिखेंगे, ये हमें ब्रांच एंड लॉन्ग में दिखेंगे, ठीक है। लॉन्ग होंगे और उनके बीच बीच में हमें ब्रांचेस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रैकिड ट्रैकिड का काम क्या है, ट्रैकिड का काम पानी को ले जाना है, तो ये इलोंगेटेड होंगे, ठीक है, पानी को ले जाने की वजह से। मीजोफिल सेल्स जो होंगे राउंड एंड ओवल होगा, ठीक है। ये शेप्स याद रख लेना बच्चों, ठीक है, इन शेप्स को भी याद रख लेना एक बार। इतना ही था बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके।